नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने जीवन की एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज आप मुझे अच्छे से जानते होंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं एक अभिनेता बनने का सपना लेकर बड़ा हुआ था। मेरा जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली, पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। मेरे पिताजी एक हेडमास्टर थे और मेरी माँ का नाम सतीवंत कौर था। ऐसे घर में बड़ा होना जहाँ शिक्षा का बहुत महत्व था, मुझे हमेशा दबाव महसूस कराता था। लेकिन दोस्तों, मेरे मन में फिल्में बस चुकी थीं। स्कूल में मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता था। मेरा ध्यान केवल हीरो बनने के सपनों की ओर जाता था। पिताजी चाहते थे कि मैं एक सफल अफसर बनूं, लेकिन मेरी ख्वाहिशें अलग थीं। मुझे इस बात का पूरी तरह से एहसास था कि मुझे फिल्म उद्योग में अपना एक स्थान बनाना है, जबकि मेरे पिताजी मुझ पर पढ़ाई करने पर जोर डालते रहे। कई बार मुझे उनकी डांट सुननी पड़ी और उनसे मार भी खाई, क्योंकि मेरी गुल्लक सिर्फ फिल्मों से भरी हुई थी। मुझे बस यही ख्याल रहता था कि मैं कब मुंबई जा सकूंगा और वहां अपनी किस्मत आजमा कर एक बड़ा अभिनेता बन सकूंगा। बस स्टॉप पर बैठकर मैं मुंबई की वो बेमिसाल भीड़ और रोशनी की कल्पना किया करता था। हर शाम मैं अपनी किताबों से दूर होकर फिल्मी सितारों के बारे में सोचता था। दोस्तों, बहुत अभिनेताओं के संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में जानकर मैं हमेशा उनसे प्रभावित रहा हूँ और उनके जैसा बनने की चाह रखता था। यही कारण था कि हर एक इवेंट और फिल्म शो में जाकर मैं बड़े चाव से भाग लेता था। मेरे साथियों का मेरा मजाक बनाना आम बात थी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे अपने सपनों की गहराइयों में गिरने की इच्छा थी। अंततः मेरी मेहनत रंग लाई। मेरा साहस और सपना मुझे मुंबई की ओर खींच लाया। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही मैंने अपने हीरो का ख्वाब सच होता हुआ देखा। दोस्तों, मैंने सीखा कि कभी भी अपने सपनों का पीछा करने में हार नहीं माननी चाहिए। हॉलीवुड और बॉलीवुड की दुनिया में हर किसी को अपनी कहानी सुनाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मेरी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा मन पढ़ाई में न लगने के कारण मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया, तो पापा ने सोचा कि रेलवे में कलरक के फॉर्म भर देता हूँ और इसको रेलवे में लगवा देता हूँ। मेरे पापा की मेहनत रंग लाई और मुझे रेलवे में एक शो 25 रुपए महीना कलरक की नौकरी मिल गई। लेकिन दोस्तों, मेरे ऊपर तो फिल्मों का भूत सवार था ना। मैं कहाँ नौकरी करने वाला था। दोस्तों, देखते ही देखते घर वालों ने सोचा मेरी शादी करवा दी जाए ताकि इसका फिल्मों का भूत निकल जाए, जिस कारण से मेरी 19 की उम्र में प्रकाश कौर जी से 1954 में शादी करवा दी गई, जिसमें हमारे 4 बच्चे हुए। 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, जो दोनों ही आज मशहूर अभिनेता हैं। 2 बेटियां विजेता देओल और अजीता देओल। दोस्तों, ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहती हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे तो हीरो बनना था ना, मुझे तो मुंबई जाना था ना। इसलिए घर वालों ने बहुत प्रयास किया मेरा फिल्मी भूत निकालने का, परंतु नहीं निकाल पाए। एक दिन माताजी बोली कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुंबई में फिल्म वालों को एक खत लिख दीजिए। दोस्तों, तभी मेरा हौसला बढ़ गया, परंतु बाद में परेशान हुआ क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि खत किसको लिखूं। दोस्तों, एक दिन मैंने पत्रिका में ऑडिशन का विज्ञापन देखा, तभी मैंने खत लिखकर भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि वह लोग मुझे ही बुला रहे हैं। मैं बहुत खुश था। तभी घर छोड़कर मैं मुंबई चला गया। दोस्तों, मुंबई जाने के बाद बहुत परेशानियां का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी के कारण मैं अपना पेट भी नहीं भर पा रहा था, जिस कारण एक दिन मैंने बबूल की भूसी खाना शुरू किया और मैं बीमार पड़ गया। जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने भी बोला कि इसको दवा की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे भोजन की जरूरत है। तभी मेरी एनर्जी 4 गुना बढ़ गई और सोचा कि मैं स्टार बनकर ही दिखाऊंगा। दोस्तों, फिर मैंने बहुत मेहनत की और एक रूम किराए पर लेकर रोज ऑडिशन देने जाता था। फिर मुझे धीरे धीरे फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। दोस्तों, आज मुझे हिंदी सिनेमा का ही मैन कहा जाता हो। मैंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की और जल्दी ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। 1960 के दशक में मेरी अदाकारी की वजह से मुझे एक प्रमुख स्टार के रूप में पहचान मिली, जिसने मुझे एक स्थायी नाम बना दिया। दोस्तों, मैंने मिलन की बेला फूल और पत्थर जैसी शानदार फिल्मों में काम किया, जो न केवल लोकप्रियता के लिए जानी गईं, बल्कि मेरे अभिनय कौशल को भी प्रदर्शित किया। 1960 से 1980 के दशक तक मैंने आंखें, शिकार, दोस्त, शोले और सीता और गीता जैसी कई सफल फिल्मों में अपने अभिनय का परिचय दिया। इन फिल्मों ने मुझे एक आइकॉनिक स्टेटस प्रदान किया जो आज तक बना हुआ है। दोस्तों,
अभी मैं मेरी और हेमा मालिनी जी की शादी की कहानी के बारे में बताता हूँ। मेरी और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। दोस्तों, मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं से शादीशुदा था। दोस्तों, और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1970 के दशक में एक फिल्म के सेट पर हुई थी। उसके बाद हमने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया, जैसे शोले, ड्रीम गर्ल, सीता और गीता आदि। दोस्तों, काम करते करते हमको एक दूसरे से प्यार हो गया। दोस्तों, आप भी जानते हैं, सच्चे प्यार के बीच कोई ना कोई रुकावट आती ही है। मेरे और हेमा जी के बीच जितेंद्र और संजीव की एंट्री हुई। मुझे भी एक बार तो लगा कि जितेंद्र मेरे प्यार को मुझसे बहुत दूर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब प्यार सच्चा हो तो कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, मेरा ड्रीम बनता हेमा जी को पाना। दोस्तों, मेरे प्यार में फिर एक और समस्या आन खड़ी हुई। समस्या यह थी कि मैं पहले से शादीशुदा था और मेरी पहली पत्नी तलाक देने को तैयार नहीं थी। उस समय हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी करना गैर कानूनी था जब तक पहली पत्नी से तलाक ना हो। लेकिन दोस्तों, मैंने और हेमा मालिनी जी ने 1980 में एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब मेरी शादी सभी के लिए चर्चा का विषय बन गई। जब मैंने हेमा मालिनी जी से विवाह किया, तब विवादों का एक नया दौर शुरू हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा था। इस शादी को लेकर अनेक अफवाहें फैलने लगीं, जिनमें कहा गया कि मैंने और हेमा मालिनी जी ने इस्लाम धर्म अपनाया है ताकि वे शादी कर सकें। ये अफवाहें उस समय और भी उग्र हो गईं, जब 2004 में एक राजनीतिक अभियान के दौरान मैंने खुलासा किया कि हम हिंदू बने रहे हैं और मेरा परिवार आर्य समाजी है। इससे न केवल मेरी धार्मिक पहचान स्पष्ट हुई, बल्कि हमारी शादी ने सदियों पुराने सामाजिक मानदंडों को भी चुनौती दी। दोस्तों, शादी के बाद हेमा मालिनी जी ने कभी मेरे पहले परिवार में दखल नहीं दिया। हेमा मालिनी जी और मेरी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। दोस्तों, मेरी और हेमा मालिनी जी की जोड़ी आज भी लोगों के लिए एक मिसाल मानी जाती है। हम दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को बहुत सम्मान के साथ निभाया और आज भी एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, मैं केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक निर्माता और राजनीतिज्ञ भी हूँ। 2004 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और बीकानेर से संसद सदस्य बना। दोस्तों, मैंने 2009 तक इस दायित्व को निभाया, जो मेरे विविध करियर यात्रा को दर्शाता है। मेरा जीवन केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर भी मैंने योगदान दिया। दोस्तों, मैंने फिल्मी यात्रा के दौरान अनगिनत पुरस्कार भी जीते। 2012 में मुझे भारत के 3रे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो मेरी उपलब्धियों का एक बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, मैंने न केवल अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है, बल्कि मैंने भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम भी दिया। दोस्तों, मेरी छवि और मेरे द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। मेरा योगदान न केवल मेरे अभिनय की वजह से, बल्कि मेरे विनम्रता और करिश्माई व्यक्तित्व के कारण भी हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, मेरा बचपन साहनेवाल गांव में बीता। स्थानीय सरकारी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक पूरी की। अभी फिर चलते हैं फिल्मी दुनिया में। दोस्तों, 1990 के दशक के अंत में मैंने कई सफल और प्रशंसित फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं की, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन अ मेट्रो जॉनी, गद्दार और यमला पगला दीवाना, जिसने मुझे एक विभिन्नता से भरी अदाकारी का परिचय दिया। दोस्तों, मुझे बहुआयामी प्रतिभा को मान्यता मिली जब 1997 में उन्हें बॉलीवुड में मेरे योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार मात्र मेरी अभिनय यात्रा का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि भारतीय सिनेमा में मेरे योगदान का भी प्रतीक था। दोस्तों, मेरा लोनावाला में एक शानदार फार्म हाउस है, जहां मैं अब अधिकतर समय बिताता हूं। परिवार का अन्य हिस्सा जुहू, मुंबई में निवास करता है। हाल ही में 2023 में मैंने खुलासा किया कि बॉलीवुड ने मेरे परिवार की उपेक्षा की है और भारतीय सिनेमा में देओल परिवार के योगदान को कभी सराहा नहीं गया। दोस्तों, यह बात मेरे दिल की गहराइयों से निकलती आवाज है, जो दर्शाती है कि मैंने अपने परिवार के लिए कितना संघर्ष किया है और मैं अपने काम को क्यों महत्वपूर्ण मानते हूँ। अपनी निजी और व्यावसायिक जीवन की इस यात्रा में मैंने और हेमा मालिनी जी ने न केवल भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया, बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान के मामलों को भी उजागर किया। दोस्तों, मैंने समाज में पारिवारिक मूल्यों की महत्ता को स्थापित किया और यह दर्शाया कि कैसे प्रेम और साहस किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मेरी कहानी सिनेमा की दुनिया में अनमोल है,
और यह दर्शकों को प्रेरित करती है कि मैं अपने रिश्तों को संजीवनी देने के लिए हमेशा तैयार रहा। दोस्तों, शुरुआती फिल्मों ने मुझे बहुत निराशा किया था, लेकिन समय का चक्कर ऐसा घुमा। मेरी पहली व्यावसायिक सफलता 1961 में रमेश सहगल की फिल्म शोला और शबनम के साथ आई, जो दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में सफल रही। इसके बाद मैंने मोहन कुमार की फिल्म अनपढ़ 1962 में और बिमल रॉय की बंदिनी 1963 में जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिसने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि इन फिल्मों ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। बंदिनी को हिंदी सिनेमा में बेहतरीन फीचर फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, जो मेरे उल्लेखनीय टैलेंट को साबित करती है। दोस्तों, फिर क्या था, 1964 में मेरी सफलता की एक नई कहानी शुरू हुई, जब मैंने मोहन कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म आई मिलन की बेला में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के साथ सह अभिनय किया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और दोस्तों, मैंने प्रतिपक्षी के रूप में दर्शकों का दिल जीत लिया। मुझे इस भूमिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया, जो मेरी गति को और तेज करने का काम किया। दोस्तों, फिर तो मौजा ही मौजा हो गया। उसी वर्ष मैंने चेतन आनंद की युद्ध ड्रामा व हकीकत में प्रमुख भूमिका निभाई, जो 1962 के चीन भारतीय युद्ध पर आधारित थी। यह फिल्म न केवल आलोचकों द्वारा सराही गई, बल्कि दर्शकों के बीच भी एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके एक गीत अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को मोहम्मद रफ़ी की शानदार आवाज में गाया गया, जो लोगों के दिलों में बसा। दोस्तों, फिर क्या मेरा करियर आशा और सफलता के एक सुनहरे दौर से गुजरा, जहां मेरी मेहनत और लगन ने मुझे एक चमकदार सितारे की तरह स्थापित कर दिया। दोस्तों, बोलते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद 1966 का वर्ष मेरे करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। ओपी रल्हन द्वारा निर्देशित फिल्म फूल और पत्थर में मेरी मीना कुमारी के साथ जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी धूम मचाई। यह फिल्म केवल एक सफल व्यावसायिक उपक्रम नहीं थी, बल्कि मुझे सिनेमा के शीर्ष पर पहुंचा दिया, जिससे मुझे फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए पहला नामांकन प्राप्त हुआ। दोस्तों, फूल और पत्थर की सफलता ने मुझे उसी वर्ष में कई और हिट फिल्मों में देखा। ममता, देवर, अनुपमा और आए दिन बहार जैसी फिल्में दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुईं। विशेष रूप से अनुपमा में मेरे प्रदर्शन के लिए मुझे 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक स्मारिका भी दी गई। दोस्तों, मेरी फिल्मों ने उस समय के दर्शकों को अपने अद्वितीय प्रदर्शन और कहानी से मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर 1968 में मैंने दुल्हन एक रात की जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों के साथ साथ आत्माराम की रहस्य शिकार और रामानंद सागर की जासूसी आंखें में काम किया। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में सफल रहीं। इन फिल्मों की सकारात्मक दर्शक प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि मेरा करियर अब अपनी ऊंचाई पर था। ओ पाजी भांगड़ा पाऊं। इसके बाद 1968 में मैंने टी प्रकाश राव की इज्जत और अमर कुमार की मेरे हमदम मेरे दोस्त जैसी अद्वितीय प्रदर्शनों का विस्तार करते हुए दोहरी भूमिकाएं निभाईं। दोस्तों, लेकिन 1969 आते आते राजेश खन्ना का उदय हुआ, जिन्होंने आराधना जैसी फिल्मों के साथ एक नई लहर का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, हम थोड़ी हार मानने वाले थे। इस समय मैं और देव आनंद थे, जो खन्ना की बढ़ती लोकप्रियता के बवंडर से अप्रभावित रहे। दोस्तों, आया सावन झूम के जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद मैंने 3 और सफल फिल्में दी। फिर दोस्तों, यकीन, प्यार ही प्यार और आदमी और इंसान। मेरे करियर के इस सुनहरे युग में ऋषिकेश मुखर्जी की सामाजिक ड्रामा फिल्म सत्यकाम ने मुझे एक धर्मी चरित्र के रूप में अत्यधिक प्रशंसा दिलाई। दर्शकों और आलोचकों ने इसे मेरे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना और फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। दोस्तों, सब बोलते हैं ना, मोदी लहर चल रही है, लेकिन उस समय धर्मेंद्र लहर चल रही थी। मैं हिट पर हिट फिल्में दे रहा था, हर तरफ बल्ले बल्ले हो रही थी। दोस्तों, फिर मैंने सोचा कि क्यों न लोगों की सेवा की जाए और राजनीति में कदम रखा जाए। दोस्तों, मेरा राजनीतिक करियर जितना विवादास्पद था, उतना ही चर्चा का विषय भी। 2004 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैंने राजस्थान के बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया। अपने चुनाव अभियान के दौरान एक असंवेदनशील टिप्पणी ने मुझे सुर्खियों में ला दिया, जिससे आलोचकों की संख्या बढ़ गई। दोस्तों, मैंने कह दिया था कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक बुनियादी शिष्टाचार सिखाने के लिए स्थायी तानाशाह चुना जाना चाहिए। फिर क्या था दोस्त, चारों तरफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। बाद में मुश्किल से माहौल शांत हुआ।
दोस्तों, संसद में मैं बहुत कम जाता था। मेरी उपस्थिति एक अनियमितता थी। अक्सर मेरा मन फिल्म शूटिंग के लिए या अपने फार्म हाउस में बिताने का करता था। इस प्राथमिकता ने मेरी कार्यशैली को लेकर कई बार सवाल उठाए। आलोचकों ने मेरी इस लापरवाही पर टिप्पणी की, जिससे मेरी छवि में और भी गिरावट आई। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में मेरा अनुभव केवल एक अध्याय था, जो मेरे करियर के आकर्षण को कम नहीं कर पाया। दोस्तों, दूसरी ओर मेरा टेलीविजन में कदम एक नई शुरुआत थी। 2011 में मैंने रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के तीसरे सीजन में जज के रूप में प्रवेश किया। मेरी जज के रूप में उपस्थिति ने शो में नई जान फूंक दी और यह दर्शकों का पसंदीदा बन गया। ध्यान देने योग्य है कि शो की प्रारंभिक रेटिंग पिछले 2 सीजनों की तुलना में बेहतर रही। इसने मेरी टेलीविजन प्रस्तुति को बहुत सफल बनाया। फिर दोस्तों, 2023 में मैंने एक ऐतिहासिक धारावाहिक ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में अपनी पहली टेलीविजन अभिनय भूमिका निभाई। इस श्रृंखला में मैंने सलीम चिश्ती का कार्य किया और अपनी 3 दशकों की फिल्मी यात्रा को एक नए मंच पर जारी रखा। मेरे इन प्रयासों ने मुझे एक नए जनसंपर्क की दौड़ में डाल दिया। दोस्तों, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा फिल्म पर पैसा लगाया जाए। फिल्म निर्माता के रूप में भी मेरा योगदान उल्लेखनीय रहा है। दोस्तों, मैंने 1983 में विजेता फिल्म्स की स्थापना की, जिसमें मेरी पहली फिल्म बेताब ने मेरे बेटे सनी देओल को पहली बार बड़े पर्दे पर लाने का काम किया। इसके बाद के कई पुरस्कार विजेता प्रोजेक्ट्स ने मेरे निर्माण कौशल को साबित किया। घायल जैसी सफल फिल्म ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। दोस्तों, इस प्रकार मेरा जीवन और करियर मेरे बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचायक है। चाहे वह राजनीति हो या टेलीविजन या फिल्म निर्माण, मैंने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। यह कहानी मेरी क्षमता और साहस का प्रमाण है, जो समय के साथ और भी विस्तृत होती जा रही है। दोस्तों, मेरे अभिनय के यादगार पल ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम और शोले जैसी फिल्मों में देखे जा सकते हैं। शोले को आज तक की सर्वकालिक 25 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड फिल्मों में से एक माना जाता है। यह फिल्म न केवल मेरे करियर का मील का पत्थर बनी, बल्कि 2005 में 50वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का विशेष सम्मान भी प्राप्त किया। इस फिल्म की गहरी संवाद और दमदार पात्रों ने न केवल दर्शकों का मन मोह लिया, बल्कि यह भारतीय सिनेमा का एक अमिट हिस्सा बन गई। दोस्तों, दिलीप कुमार द्वारा मुझे फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने के दौरान की गई टिप्पणी ने मेरी खूबसूरती और प्रतिभा का बखान किया। कुमार ने कहा, जब भी मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिलूंगा, मैं उनसे यही शिकायत करूंगा कि आपने मुझे धर्मेंद्र जितना सुंदर क्यों नहीं बनाया। दोस्तों, ये शब्द मेरे लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाते हैं। 1970 और 1980 के दशक में मैं बॉक्स ऑफिस में भी शानदार सफलता के साथ उभरा और 18 बार शीर्ष अभिनेताओं की सूची में शामिल हुआ। दोस्तों, एक और बात आज आपको बताता हूँ। मेरे नाम हिंदी सिनेमा में सर्वाधिक हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड दर्ज है। 1987 में मैंने एक ही वर्ष में लगातार 7 हिट फिल्में दी, जो आज भी एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती है। मेरी छवि आज भी सिनेमा में जीवंत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, शोले, मेरा गांव, मेरा देश और सीता और गीता जैसी फिल्मों ने उन्हें भारत का ही मैन बना दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं 70-80 के दशक की 19 शो। 70 और 80 के दशक में मैं एक नायक के रूप में अनेक सफलताएं प्राप्त की, जिनमें जुगनू आंखें और धर्मवीर जैसी फिल्में शामिल हैं। मेरी ऑन स्क्रीन छवि ने उन्हें जनता के बीच एक बेजोड़ स्थान दिलाया। दोस्तों, दर्शक मेरे डायलॉग जुबान पर याद रखते थे। दोस्तों, मेरे लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा लिविंग लीजेंड अवार्ड से सम्मानित होना एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह पुरस्कार न केवल मेरे स्तर को प्रकट करता है, बल्कि यह भी समाज द्वारा उनकी दीर्घकालिक सेवाओं की सराहना है। 2003 में सेंसुई व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करना मेरा एक और आकर्षण था। फिर 2004 में मुझे भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया और फिर 2005 में जी सिने अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ने मेरी कड़ी मेहनत और समर्पण को और मजबूत किया। 2007 में पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ने मेरी विविधता और प्रभाव को सिद्ध किया। दोस्तों, मेरी मानवीय सेवाओं का सम्मान भी किया गया, जब मुझे 2007 में भारतीय राष्ट्र के लिए पुरस्कार मिला। मेरे योगदान को लगातार सराहा जाता रहा, जैसे कि 2008 में मैक्स स्टारडस्ट अवार्ड्स में एक्टर पावर एक्सीलेंस के लिए नामांकन। इसके बाद नासिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स और अन्य आयोजनों में भी दोस्तों मेरी उपलब्धियों की चर्चा होती रही।
2011 में मुझे अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड के साथ ही ITS क्रॉल ऑफ ऑनर का भी वर्चस्व स्थापित किया। दोस्तों, मेरे नाम उपाधियों की यह मान्यता न केवल मेरे सिनेमाई सफर का हिस्सा है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि एक कलाकार कैसे समाज में अपनी पहचान बना सकता है। 2017 में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार और 2020 में न्यू जर्सी राज्य से मिले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ने मेरे बना दिया। दोस्तों, देखा आपने मेरी कहानी कितनी कष्टदायक थी और उसके बाद सफलता की सीढ़ी मिलती रही। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, लेकिन हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी के किस्से कैसे लगे दोस्तों? अगर अच्छे लगें तो और लोगों को भी मेरी वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों को भी हौसला मिले और अपनी मंजिल को पा सकें। धन्यवाद।